नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हम जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के जो दो दो नंबर के क्वेश्चन कर रहे हैं, वो क्वेश्चन सीरीज 3 में यानी कि हम 42 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हम आगे बढ़ते हुए 43 नंबर से स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस सीरीज कक्षा 12 अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए है। और इसको वो भी अच्छे से पढ़ लें जिनकी अभी वर्तमान में सप्लीमेंट्री आई हुई है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और 43 वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय का अर्थ लिखिए। इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर है हमारा, यदि व्यक्तिगत आय से व्यक्तिगत कर अदायगी, उदाहरण के लिए आयकर और गैर कर अदायगी जैसे शुल्क को घटा दें तो हमें जो प्राप्त होगा उसे व्यक्तिगत प्रयोज्य आय कहते हैं। इस प्रकार व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर अदायगी माइनस गैर माइनस कर अदायगी। ये आपका 43 का आंसर हुआ। यहीं 44 वाला दिया है, आय का सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। आंसर देखो, जीएनपी एक व्यापक अवधारणा है। यदि सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाए तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी बराबर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ठीक है, इसको हम NFIA भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा 44 का आंसर हुआ। अब नेक्स्ट हम 45 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। इसका आंसर हो जाएगा, वस्तु विनिमय के अंतर्गत वस्तु के बदले वस्तु या सेवा का विनिमय किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी गांव में बढ़ई या लोहार की सेवाओं के बदले उसे 1 क्विंटल गेहूं दिया जाए तो वह वस्तु विनिमय कहलाता है। मतलब क्या है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु खरीद लेना वस्तु विनिमय कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, मुद्रा का अर्थ बताइए एवं इसकी परिभाषा लिखिए। तो आंसर देखते हैं, मुद्रा कोई भी ऐसी वस्तु है जिसे विनिमय के माध्यम, मूल्य के माप, क्रय, शक्ति के संचय तथा भावी भुगतानों के मान के रूप में सभी व्यक्तियों द्वारा स्वतंत्र, विस्तृत एवं समान रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रो हार्टले ब्रदर्स के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 46 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, केंद्रीय बैंक को परिभाषित कीजिए। ठीक है, केंद्रीय बैंक एक ऐसी संस्था है जो देश की मौद्रिक, बैंकिंग तथा साख व्यवस्था का इस प्रकार नियमन एवं निर्देशन करती है जिससे देश की आर्थिक प्रगति वांछित गति से उचित दिशाओं में होती रहे। ठीक है, अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो जो आरबीआई होता है वो केंद्रीय बैंक होता है। और वो जितने भी जो बैंक होते हैं, जैसे कि पीएनबी हो गया, स्टेट बैंक हो गया, है ना, इलाहाबाद बैंक, जितने भी XYZ बैंक चलते हैं सब इसी के अंडर में चलते हैं। ठीक है, ये केंद्रीय बैंक होता है। अच्छा, ये देखो, शो के अनुसार केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो देश में साख मुद्रा पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, इसके स्थानीय कार्यालय भी बताइए। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्यालय मुंबई में है और इसके स्थानीय कार्यालय दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, पटना, कानपुर, हैदराबाद, नागपुर, बेंगलुरु सहित देश के कई प्रमुख शहरों में स्थित हैं। इसके क्षेत्रीय जो मुख्यालय होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक कार्य बताइए, यानी कि ये क्या क्या कार्य करता है, इसको समझ लो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की प्रस्तावना के अनुसार बैंक का प्रमुख कार्य भारत में मौद्रिक स्थिरता स्थापित करना तथा मुद्रा साख प्रणाली को कार्यान्वित करने हेतु बैंक के नोटों के निगमन तथा कोषों का नियमन करना है। ठीक है, जो भी मुद्रा की छपाई वगैरह होती है, मुद्रा बोले तो जो पैसा होता है, जो नोट होते हैं उनकी छपाई से उनको कितनी मात्रा में छपना है, कहाँ कहाँ जाना है, वो सब यही रिजर्व बैंक के कार्य होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, खुले बाजार की क्रियाएं किसे कहते हैं।
तो खुले बाजार की क्रिया से अभिप्राय यह है कि देश का केंद्रीय बैंक खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों, प्रतिज्ञा पत्रों एवं बिलों का क्रय विक्रय करता है। अपनी इस नीति के अंतर्गत जब केंद्रीय बैंक बाजार में साख की मात्रा में कमी करना चाहता है तब सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना प्रारंभ करता है। दूसरी ओर जब केंद्रीय बैंक बाजार में साख की मात्रा में वृद्धि करना चाहता है तो वह सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना प्रारंभ करता है। ओके, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, रिजर्व बैंक को सरकार का बैंक क्यों कहते हैं। रिजर्व बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होने के नाते सरकार को आर्थिक व वित्तीय मामलों में सलाह भी देता है। रिजर्व बैंक की सलाह से सरकार मुद्रा एवं बैंकिंग संबंधी नीति निर्धारित करती है और उसे केंद्रीय बैंक की सहायता से ही कार्यान्वित करती है। क्वेश्चन नंबर 52, वाणिज्यिक या वाणिज्य बैंक का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। तो वाणिज्य या व्यापारिक बैंकों से आशय ऐसे बैंकों से है जो सामान्य बैंकिंग का कार्य करते हैं। ये बैंक रिजर्व बैंक के अधीन कार्य करते हैं तथा बैंकिंग नियमन अधिनियम का पालन करते हैं। ये जनता का धन जमा के रूप में स्वीकार करते तथा उन्हें ऋण उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त ये बैंक एजेंसी संबंधी तथा सामान्य उपयोगिता संबंधी अनेक कार्य करते हैं। अगर हम थोड़ा सा कुछ आपको उदाहरण दें तो जैसे हमारा पीएनबी बैंक होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है, एसबीआई है ना, एसबीआई जो होता है, आईसीआईसी बैंक होते हैं, जे बैंक है, ये वाणिज्यिक बैंक है। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत के किन्हीं 6 राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम लिखिए। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखो। नंबर 1 पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया। अगर इन्हीं की बोलें तो ये व्यापारिक बैंक भी कहलाते हैं या वाणिज्य बैंक भी कहलाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं अब हम। चलिए, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया एवं उनकी संख्या कितनी थी। तो सबसे पहले जुलाई 1969 में देश के 14 बड़े अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 15 अप्रैल 1980 को द्वितीय चरण में यानी कि दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, बचत खाते से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, बचत खाता मध्यम एवं निम्न वर्ग के वे व्यक्ति जो अपनी छोटी छोटी बचतों को भविष्य की आवश्यकता के लिए बचाकर रखना चाहते हैं, उन व्यक्तियों के लिए बैंक द्वारा बचत खाता खोलने की सुविधा प्रदान की गई है। मतलब आपने जो पैसा कमाया उसमें से कुछ बचा के आप अपने लिए रखना चाहते हो भविष्य के लिए, तो वो बचत खाते में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, मुद्रा आपूर्ति क्या है। किसी समय विशेष बिंदु पर मुद्रा की आपूर्ति का अर्थ उस कुल मुद्रा की मात्रा से होता है जो उस समय बिंदु पर चलन में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 हमारा कंप्लीट हुआ है। अब हम 57 को देखते हैं। तरलता पसंदगी क्या है। तो आंसर होगा 57 का तरलता पसंदगी। प्रोफेसर कीन्स के अनुसार ब्याज की दर तरलता पसंदगी पर निर्भर करती है। तरलता पसंदगी का आशय नकदी के रूप में साधनों के रखने से है, जिसके 3 उद्देश्य होते हैं। नंबर 1 कार्य संपादन उद्देश्य, नंबर 2 सावधानी या दूरदर्शिता उद्देश्य तथा सट्टा उद्देश्य। इस प्रकार मुद्रा की कुल मांग का अर्थ इन तीनों उद्देश्यों के अंतर्गत नकदी की कुल मांग से होता है। तरलता पसंदगी जितनी अधिक होती है ब्याज की दर उतनी ही ऊंची होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। चलिए देखिए, 58 है, आय और उपभोग में कैसा संबंध पाया जाता है। आय तथा उपभोग में एक स्पष्ट संबंध यह है कि जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। कभी कभी यह अवश्य होता है कि आय की मात्रा में जितनी वृद्धि होती है उपभोग की मात्रा में उतनी ही वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, इसका मतलब सीधा ये है कि अगर आपके पास पैसे ज़्यादा आते हैं तो आप वस्तुएं भी ज़्यादा खरीदने लगते हैं। ये हमारी सीधी भाषा में है। तो जब व्यक्ति के पास इनकम बढ़ती है तो वो खर्चे बढ़ा देता है। ठीक है, ये होता है इसका। काहन का रोजगार गुणक क्या है, इसको ध्यान से देखना। काहन का रोजगार गुणक इस ओर संकेत करता है कि प्रारंभिक रोजगार उत्पन्न करने पर कुल रोजगार प्रारंभिक रोजगार की तुलना में कितना बढ़ता है। यदि गुणक को के कुल रोजगार में वृद्धि को N2 तथा रोजगार में प्रारंभिक वृद्धि को N1 कहा जाए तो के N1 बराबर N2 अर्थात के बराबर N2 बटे N1। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 60 और देखते हैं कि अतिरेक मांग की अवस्था कब उत्पन्न होती है। क्वेश्चन मोस्ट है, ध्यान रखना। जब पूर्ण रोजगार के लिए जितनी कुल मांग की आवश्यकता होती है और कुल मांग उससे अधिक होती है तो अतिरेक मांग की स्थिति उत्पन्न होती है। मतलब क्या है, जब आपने कोई वस्तु, जैसे रोजगार दिया, आपने 10 लोगों का निकाला रोजगार, और आपको रोजगार 10 लोग मिल गए, उसके बाद भी अगर रोजगार को लोग आते हैं, रोजगार मांगने के लिए आते हैं, तो वो अतिरेक मांग की अवस्था उत्पन्न करता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे 60 कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, इसकी बस लास्ट वीडियो और रहेगी। तो यहाँ तक आपने सुन लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है, और मेरे हिसाब से आप इसको लिखते जाना है ना, या नोट्स बनाते जाना, जो भी आप करना चाहो वो कर लेना। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए जिनकी सप्लीमेंट्री आई है, ताकि उनको फ़ायदा मिल सके। ओके, धन्यवाद।